ठीक है। अब सारणी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारणी के अंदर जो हमारे पास ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट एग्जाम टाइम पे ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये बना हुआ है तो वो सारणी की ही होगा और ऐसा बना हुआ है तो आव्यूह ही होगा। आव्यूह अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, है ना। बस इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे जो है अचर पद ही आते हैं 1 2 3 4 5 6 करके। और यहाँ पे अब हम लोगों को साइन थीटा कॉस थीटा भी मिलेगा, एक्स के पद में भी कुछ मिल सकता है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। अभी हम लोग फिलहाल जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहां पे आव्यूह को हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं और सारणी को इस तरह से। बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो डिपेंड करेगा कि हम लोगों को सॉल्यूशन क्या करना है, इसको सरल बना के लिखना है या इसको इनवर्स निकालना है इसका। ठीक है, तो उस टाइप से फिर हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब होगा क्या कि हमारे पास जैसे मान लो कि ये सारणी निकल के कहां से आया, है ना। तो हम लोगों के पास मान लो कि एक समीकरण है a1x प्लस b1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है a2x b2 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब तक 10th क्लास में थे तब तक हम एक चर वाले बहुपद समीकरण को, एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ से वैल्यू को निकालते थे और यहाँ पे लाके रख देते थे। ठीक है, तो जब तक 10वीं क्लास में थे तब तक तो हम 10वीं क्लास के हिसाब से इसको सॉल्व करते थे कि a1x समीकरण a को सॉल्व करो माइनस का b1, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b1 अपॉन a1। और सेकेंड वाले को सॉल्व करोगे a2x प्लस b2 बराबर 0, तो यहाँ से a2x को यहीं छोड़ो माइनस का b2 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b2 अपॉन a2। ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दो। तो माइनस का b1 अपॉन a1 बराबर माइनस का b2 अपॉन a2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो b1 के साथ a2 आएगा और a1 के साथ b2 आएगा। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों का माइनस कैंसिल आउट कर दो। इसको लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 और बराबर में 0। मतलब फाइनली जो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते तो हमारे पास ये निकल के आता a1 b2 इंटू a2 और b1। लेकिन साइंटिफिक में इसको सॉल्व करने का एक और तरीका निकल के आया, जिसमें कि जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इससे a1 का मान उठा के यहाँ पे रख लो, b1 का यहाँ पे, फिर नीचे वाली सेकेंड रो के अंदर a2 और यहाँ पे b2। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्योंकि यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। और जब दूसरे अवयव का मल्टीप्लाई करने जाओगे तो वहां पे इन दोनों के बीच कौन सा मार्क लगाओ, माइनस का मार्क। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब a1 b2 और इसका a2 b1 और इसको बराबर किसके ले लो। अभी करना क्या है कि यहाँ पे समझ में कैसे आएगा कि नेगेटिव मार्क किसके बीच में लेना है। ठीक है, अभी तो ये 2/2 का है लेकिन 3/3 का आएगा तो वहां पे नेगेटिव मार्क कैसे लेना है। तो एक अच्छा स्टेप होता है कि यहाँ पे ये वाला जो पद है इसको हम लोग लिखते हैं a11 और इसके बाद वाला जो पद होता है उसको a12 और इस वाले को a22 और o21 और इस वाले को a22। तो यहाँ पे देखो ये 1 और 1 कितना होता है 2। इसका मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर 2 लगाते हैं तो वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, है ना। और इसका मतलब है 1 और 2 और 1 3। इसका मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर 3 है इसका मतलब वो नंबर ऑलवेज नेगेटिव है। इसका मतलब भी क्या होगा, नेगेटिव, है ना। और इसका मतलब पॉजिटिव। तो इन अवयवों से पता लग जाता है कि अगर इसको होल्ड करें और बाकी सबका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब स्टार्टिंग अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो मुझे ये पता है कि मुझे ये वाले को पॉजिटिव लेना है, इसके साथ इसका जिसका मल्टीप्लाई होगा उसको भी पॉजिटिव लेना है ना। अगर मैं इसको उल्टा स्टार्ट करूं, जैसे b2 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ a1 में, तो मैंने किया और मुझे ये पता है कि ये वाला भी पॉजिटिव होगा और ये वाला भी पॉजिटिव होगा।
फिर सेकंड बारी आएगी इसकी, तो मैं अब यहाँ पे माइनस इसलिए लूंगा क्योंकि ये 2 1, इसका मतलब है इसकी पावर भी एक ऑड नंबर और इसकी पावर भी एक ऑड नंबर, है ना। एक विषम संख्या में इसकी जो घात होगी वो कैसी होगी, एक विषम संख्या होगी। या ऐसा मान सकते हो इन दोनों का जो योग है वो कितना है 3 और इसका योग कितना है 3। इसका मतलब है पावर में जो आएगा इनकी वो हमेशा -1 मान के चलो, है ना। इस पूरे सारणी को -1 मान के चलो। 1 1 इसका मतलब 2, ये दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब भी पॉजिटिव, इसका मतलब -1 की पावर 3 और इसका मतलब भी -1 की पावर। तो ये जो नीचे नंबर होते हैं अगर इसको इमेजिन करोगे तो हमेशा चिन्ह में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब मैं सारणिक का प्रसार तुमसे कहीं पर भी बोलूं पूरे सारणिक के अंदर, ये वाला तो समझ में आया नहीं ये कैसे करना होता है। मतलब ये हमारे 10th में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से एक का मान निकाल के दूसरे में अगर उठा के रख दोगे तो वहां पे x और y के दो अलग अलग मान आ जाएंगे, ठीक है। यह समीकरण हम लोगों को दो चर में मिलता है, जैसे कि यहाँ पर a1x है तो यहाँ पे b1 के साथ y आ जाएगा और c1 यहाँ पे आएगा और बराबर 0। ऐसे करके दो चर में हमको समीकरण मिलता है, उसमें हम लोग एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं तो वहां से आंसर आ जाता है, ठीक है। तो उस स्टेप को लगाने की बजाय अगर इसको लगाएंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब सारणिक में कभी भी अगर मान लो 3x3 का है a11, a12 और 13, अगर इसमें कोई प्रसार करने के लिए बोलेगा तो प्रसार करते समय इतना याद रखना कि ये जो नंबर का एडिशन है, ये जो नंबर का योग है, ये हमेशा शो करता है कि उसके पास माइनस मार्क होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि इस वाली रो के सापेक्ष तुम इसका वो करो, इस वाली रो के सापेक्ष इस पूरे सारणिक का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्या करोगे कि इस वाली रो को होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करना पड़ेगा मतलब a21 को होल्ड करना पड़ेगा। अब a21 को होल्ड किया, ये वाली पूरी कॉलम को, है ना, यहाँ पे ये वाली पूरी कॉलम को तुमको बंद करके रखना पड़ेगा, ये वाला पूरा रो को बंद करना पड़ेगा। अब जो अवयव बच रहे हैं उनको लिखना पड़ेगा a12, a13, ठीक है। ये पूरा बंद है और ये पूरा बंद है, तो सिर्फ a12, a13, a32 और a33। तो अब ये वाले नंबर के आगे यहाँ माइनस लगेगा या नहीं लगेगा ये डिसाइड करेगा ये 2 और 1 कितना होता है 3, इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो प्रसार करते समय हमेशा कोई भी पूछता है कि इसी नंबर को नेगेटिव क्यों देते हैं, तो अभी रीजन आगे भी पता लगेगा, लेकिन ऐसा मान के चलो कि ये -1 है और -1 की पावर इन दोनों नंबर का योग, इसका मतलब माइनस का मतलब ये वाले अवयव के सापेक्ष जब भी प्रसार होगा तब ये वाला अवयव कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये वाले अवयव के सापेक्ष करोगे तो 3 और 1 कितना होता है 4, इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा, इसका मतलब 1 और 1 2, इसका मतलब ये वाला भी जब यहाँ आगे लिखोगे तो पॉजिटिव, ये वाला जब लिखोगे तो नेगेटिव, ये वाला लिखोगे तो। अब होता क्या है जब फर्स्ट वाली रो के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं ना तो ये वाला अवयव नेगेटिव होता है, लेकिन सेकंड वाली रो के सापेक्ष जब करोगे ना तो सिर्फ ये वाला और ये वाला, ये दो नेगेटिव हो जाएंगे। और तीसरे वाले के सापेक्ष करोगे तो 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 1 4, सिर्फ ये वाला नेगेटिव होगा, सिर्फ ये वाला, समझ, ठीक है। जब भी हम इन सारणिक का प्रसार करने जाएंगे तो हमेशा इन नंबर के योग से पता करेंगे कि उसके आगे माइनस होगा या प्लस होगा, समझ गए। अब ये तो हो गया एक चर वाला, ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसको हमने सारणी के हिसाब से सॉल्व किया। हमारे पास दो तरीके के और भी आएंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 और a3x b3y प्लस c3 बराबर 0। तो इस सारणी को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट वाले से a1 का मान, सेकंड वाले से b1 और थर्ड वाले से c1, फिर a2 b2 c2 a3 b3 और c, ठीक है, और बराबर 0 या यहाँ पे एक डेल्टा लेके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डेल्टा लेके सॉल्व करेंगे तो इस पूरे सारणी का एक फिक्स मान आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा बराबर जो भी हम इसको सॉल्व करके लेके आएंगे। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को फर्स्ट वाली रो
इसको होल्ड करना है, और फर्स्ट वाला कॉलम इसको होल्ड करना है, ठीक है। और उसके सापेक्ष जो अवयव आएगा वो कौन सा आएगा, A1 को पकड़ो। अब A1 के इस तरफ जितने अवयव है उनको छोड़ दो, इधर जो अवयव है उनको छोड़ दो, जो बचे उनको लिख लो, B2 C2 और B3 C3, ठीक है। अब सेकेंड वाला जो अवयव लिखोगे B2, उससे पहले लगेगा नेगेटिव मार्क, ठीक है। उससे पहले क्या लगेगा, नेगेटिव मार्क। मींस यहाँ पे नेगेटिव मार्क लगेगा। अब ये नेगेटिव क्यों लगेगा ये तुम लोगों को पता है, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 1 2 की है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। उसके बाद B1 को होल्ड करो पूरा, और B1 की जो कॉलम है उसको होल्ड करो, तो सिर्फ बचेगा A2 और A3 और C2 और C3। फिर प्लस के साथ किसको लोगे, C1 को लोगे। C1 के लिए पूरा कॉलम होल्ड करो, पूरी रो होल्ड करो, A2 B2 और A3 B3। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे इस सारणी को सॉल्व नहीं कर सकते, तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय भी हमेशा ये वाला जो सेकंड अवयव लोगे उसके बीच में नेगेटिव मार्क लगाओगे। नेगेटिव मार्क क्यों लगाओगे, ये A11 की वैल्यू है, ये A12 की वैल्यू है। यहां से अब उठा के ये सारणी को तोड़ चुके हो, तो अब उसके हिसाब से चलोगे, तो ये A11 और ये A12, तो हमेशा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करोगे, और इसका यहाँ पे करने से पहले बीच में कैसा मार्क लगाओगे, माइनस का मार्क लगाओगे। फिर इसका और इसका होगा, और इन दोनों का होगा, फिर इनका और इनका, ठीक है। तो हम लोगों को नॉर्मली अगर 2 चर वाला 1 चर वाला आता है तो वो तो बहुत सरल होता है, A1 B1 A2 और B2। ये 2 वाला है, 1 वाला है, 1 चर वाला रैखिक समीकरण, तो ये सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं जाती। थोड़ा सा क्रिटिकल ये वाला पड़ता है क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 चर वाला मैं अभी लिखवाता चलूंगा, तब लिख लेना, ठीक है। ये उनके समीकरण, ठीक है, ये उनके समीकरण है। इन समीकरण से निकलेगा ये वाला, और इन तीनों समीकरण से निकलेगा ये वाला, ठीक। तो करो, स्टार्ट करो। ठीक है, अब इसको मैं प्रसार करके दिखा रहा हूँ, ठीक, और तुम लोगों को भी ऐसे ही करना है प्रसार। A1 को होल्ड करेंगे और ब्रैकेट के अंदर B2 C3 और माइनस का B3 C2 माइनस B1 और A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 और A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो A1 के साथ B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस B2 A2 C3 और प्लस का चिन्ह आ जाएगा, B1 A3 C2 C1 A2 और B3 नेगेटिव 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 रहेगा, C1 A3, ठीक है। तो ये प्रसार कर लो इसका, इस वाले का। वहां पे ज्यादा काम आएगा, ये 1 2 3 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वहां पे काम आएगा। अब एक सारणी के अंदर मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, एक n क्रॉस n का सारणिक, ठीक। n क्रॉस n का जो सारणिक होगा वो किस तरीके का होगा, तो यहाँ पे A11 से स्टार्ट करते हैं, A12 और A13। यहाँ पे देखो नंबर कौन सा चेंज हो रहा है, 1 2 3, इसका मतलब है यहाँ पे जो नंबर आएगा, यहाँ पे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे अब यहाँ पे देखो A21 है, A31 है, इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला नंबर तो सेम है, सिर्फ चेंज कौन सा हो रहा है,
ये वाला, और ये वाला नंबर 7। इसका मतलब है यहाँ पे A22 रहेगा, A23 रहेगा, और यहाँ पे जो नंबर चेंज होगा वो वापस से बैक वाला। ठीक है, तो ऐसे ही इसको आगे बढ़ाओगे A32, तो ये पूरा का पूरा A33 A3N, और नीचे की तरफ लिखोगे तो इसको लिखोगे AN2, इसको लिखोगे AN3, और इधर आके फाइनली ये वाला तो N चल ही रहा था, ये क्या और लास्ट पीछे वाला जो ये 3 है, ये यहाँ आके क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा N क्रॉस N का। अब ये लास्ट में क्या देखते हैं? अगर ये चीज मैं तुम लोगों को बताऊंगा नहीं तो तुम कभी N क्रॉस N का आप भी बना भी नहीं पाओगे। ठीक है, कभी आता नहीं है, ना ही N क्रॉस N का आप भी कभी सॉल्व करने के लिए आता है। एक चीज आती है, कभी वो पूछता है कि A1 का वैल्यू और A स्क्वायर का वैल्यू और A क्यूब का वैल्यू और A की पावर 4 का वैल्यू। ये लास्ट में जाके अगर A की पावर N लिखा है तो ये A की पावर N आता कैसे? तो जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करते चलते हो तब पता लगता है ये चीज की क्यूब करने पर भी जितने भी अवयव है सबका क्यूब होता है। उसी प्रकार जितने भी अवयव है उसकी पावर अगर n है तो सारे अवयव की पावर n होगी। तो वो ये चीज जो है ना वहां पे काम आती है। ठीक है, तो n क्रॉस n का आप भी सिर्फ मेरा बताने का मकसद इतना ही है, आता वाता कुछ नहीं है, कभी आएगा भी नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। ये वाला जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा क्या कहलाएगा, और ये जो आड़ी वाली लाइन रहेगी ये रहेगी ठीक है। तो रो और कॉलम समझ में आ गई, n क्रॉस n का एक सारणिक समझ में आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, करना है नोट डाउन किसी को? भैया हाँ, लास्ट में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये बात कितनी सकती है? डेल्टा बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसका प्रसार करना है तो प्रसार करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन का इसमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस मार्क आता है और साइन, ठीक है, माइनस का मार्क साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डेल्टा बराबर आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन करो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, वहां पे फर्स्ट वाले चैप्टर में हम लोगों को आयु का जब पढ़ रहे थे तब आई स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी ना, यहाँ पे है। एग्जाम्पल नंबर 2, डेल्टा बराबर आई की वैल्यू होती है अंडर की रूट माइनस का 1 और आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ये रूट हट जाता है ना, तो आई और माइनस का 1 उसके साथ 1 और आई। ठीक है, इसका प्रसार करोगे, डेल्टा बराबर आई डॉट आई इट मींस आई स्क्वायर माइनस का मार्क और 1 और 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 1। डेल्टा इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 और आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। जीरो नहीं होगा, अच्छा हाँ, माइनस 1 और प्लस 1 0। तो ये वाले इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये वैल्यूज लिख लेना। इसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है 0 के। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम रख सकते हैं माइनस का 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, ये हम लोग रख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद तीसरा नंबर तुम करना है। चलो, इसके बाद एक एग्जाम्पल है, इसका मुझे x का मान बताना। ठीक है, 2 4 5 1 2 4 5 1 बराबर 2x 4
6 और x। इसमें x का मान बताओ, इस वाले क्वेश्चन के अंदर x का मान बताओ। x का मान एक आएगा, ठीक है, दोनों में है ना। यही मुझे पता करना था। आव्यूह में हम लोग डायरेक्टली उस अवयव को इसके इक्वल कर देते हैं, क्योंकि वहां पे ये चीज देखना, ये 6 अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 6 ही होगा, बट ये 6 और ये 5 बराबर है क्या? नहीं। तो फिर इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि 2x को 2 के बराबर कर दिया, 4 तो 4 के बराबर है, क्या 6 5 के बराबर है क्या? नहीं। तो फिर ये x को इक्वल कर सकते हो 1 के, क्योंकि x बराबर 1 यहाँ से भी आ रहा है, x बराबर 1 यहाँ से भी आ रहा है, बट ये दोनों अवयव एक जैसे नहीं है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सारणिक यूज करना पड़ेगा। सारणिक का मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल नंबर भैया ये बराबर में क्यों दिया? 7 बराबर में क्यों दिया? मतलब दे सकते हैं कुछ भी। हमको x का मान निकालना है, इसलिए बराबर में दिया, ठीक है। तो 2 एकम 2, 5 चौको 20 बराबर 2x स्क्वायर और 6 चौको। आव्यूह में हमेशा वो ये वाले मान एक जैसे देगा, इसीलिए उसको डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये चूंकि मान सेम नहीं है इसलिए हम लोग इक्वल नहीं कर सकते। 20 और 2 को घटाओगे माइनस का 18, ये 24 को यहाँ लाओगे प्लस का 24 और 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर 18 और 6 24, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x बराबर प्लस माइनस अंडर द रूट। तो ये होगा x का मान फाइनल, और ये x का मान यहाँ पे रखने के बाद ये वाले सारणिक दोनों बराबर आने चाहिए। 2√3 तो वैसे भी बराबर नहीं, बराबर तो नहीं आएगा ना, अलग अलग ही रहेंगे। आव्यूह में आ जाता है बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल मत करना, कर भी नहीं पाओगे क्योंकि बहुत सारे नंबर अलग अलग होते हैं। हाँ आज फिजिक्स पढ़ते हैं अपन लोग।